फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू कोर्स अपने चैनल पर स्टार्ट किया है जिसका नाम है BES 128। सब्जेक्ट कोड अगर इग्नू की बात करूँ तो सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। हम कर रहे हैं यूनिट 1 जिसके 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो के। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये वाली जो यूनिट है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल भी पेपर में इस यूनिट में से कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों का पेपर जैसे कल ही है और मुझे पता नहीं था, मैं इस वाली सब्जेक्ट कोड की वीडियोस भी नहीं डालने वाली थी। बच्चों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने वीडियोस डाली है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि ये वाला मैं कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी। आई एम सॉरी फॉर डेट। एंड यूनिट 1 ये है कि यूनिट 1 मैं आप लोगों की पूरी करा दूँगी, बट उससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। थ्री वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये 4th होगी और शायद मुझे एक और करनी पड़े आज। तो एक दिन में 5 वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी देर से मैं बैठी हुई हूँ। रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि घर में रिलेटिव्स आए हुए थे। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, खुद पढ़ लेना और ये वाले पार्ट ज़रूर देख के जाना। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का कल का पेपर भी अच्छा हो। BES 129 में आपका टाइम है तो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सभी वीडियोस के सभी पार्ट्स मैं अपलोड कर पाऊँ। और साथ ही जो BES आपका बाद में 132 है या जो भी है, मुझे याद नहीं है, बच्चों ने लिखा था, याद नहीं है मुझे सब्जेक्ट कोड। तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी देख लेते हैं फटाफट से। थक तो मैं बहुत गई हूँ, लेकिन ये वाला यूनिट पूरा कराना चाहूँगी ताकि बाकी के यूनिट्स जो है वो आप लोग खुद देख सको। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बेटा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है ना, इसमें ना डिफरेंट मॉडल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से एक रेडिकल थिंकिंग आई, एक पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इस तरीके की जिसने फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन को जन्म दिया, जिसने लोगों पर एक लीक से हटकर सोचने को मजबूर किया कि किस तरीके से पहले जब हमने पढ़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पिछली वीडियो में, तो आपने देखा कि कितने अत्याचार सहन किए, किस तरीके से सेग्रीगेट किया गया, किस तरीके से उनको एक हास्य पात्र या दया पात्र समझा गया। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन का कंसेप्ट आना स्टार्ट हुआ। कितनी सारी मुसीबतें आई और वो मुसीबतें क्रॉस करने के बाद इंक्लूज़न का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ, स्कूल्स डेवलप हुए और उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को कैटर करते हुए जो सिलेबस है, करिकुलम है, असेसमेंट है, वो सब जारी हुआ, वो सब लागू हुआ। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। मॉडल्स देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडल जो है ना वो दिया हुआ है बेटा चैरिटी मॉडल। तो चैरिटी मॉडल में नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पहले जो चैरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग ये समझा जाता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी PWDs जो है ना वो हेल्पलेस पीपल है। वो हेल्पलेस पीपल है मतलब कि उनको ज़रूरत है, उनको दे नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उनकी मदद करनी चाहिए। This model relies largely on the goodwill of the benevolent humanitarian for custodial care of the PWDs rather than justice and equality। तो ये वाला जो चैरिटी मॉडल है ना, ये कहीं से भी ये बात नहीं करता था जस्टिस की या फिर इक्वालिटी की, मतलब इनको समानता देना चाहिए या इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इस तरीके का कोई इनकी मेंटेलिटी नहीं थी। इनकी मेंटेलिटी ये थी कि ये ना बहुत नीडी पीपल है, ज़रूरतमंद लोग हैं, हेल्पलेस है, इनकी हमें मदद करनी चाहिए, दया इनके ऊपर दिखानी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। ये हेल्पलेस पीपल है, चैरिटी हमें करनी चाहिए ताकि हम अच्छे कर्म कर सके, हम सत्कर्म कर सके। ठीक है, तो ये था चैरिटी मॉडल। और नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि मेडिकल मॉडल। अब मेडिकल मॉडल में क्या है वो देख लेते हैं। द मेडिकल मॉडल ऑफ द डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ प्रॉब्लम that belongs to the disabled individual and is based on the view that disability is caused by disease or trauma and its resolution or solution is intervention provided and controlled by professionals। तो कहा गया मेडिकल मॉडल में क्या कि डिसेबिलिटी, जिन भी पर्सनस को डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी को एक समस्या की तरह देखा गया, प्रॉब्लम की तरह देखा गया मेडिकल मॉडल में। कहा कि ये ऐसी समस्या है जो इंडिविजुअल में, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल में एक बीमारी की वजह से, डिजीज़ की वजह से या ट्रॉमा की वजह से होती है और जिसका जो सल्यूशन है वो प्रोफेशनल्स जो है या फिर इंटरवेंशन मतलब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स है वही इसको कंट्रोल करते हैं,
वही इसको कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मतलब इसका जो सल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, अपंगता है या कोई भी बॉडी डिसफंक्शन कर मतलब फंक्शन नहीं कर रही है, बॉडी डिसफंक्शनिंग है, कुछ भी है ऐसा, तो उसका जो इलाज है या उसका जो सॉल्यूशन है वो एक प्रोफेशनल या फिर मेडिकल एक्सपर्ट ही निकाल सकता है। तो ये है आपका मेडिकल मॉडल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। लिखा हुआ है रिहैबिलिटेशन मॉडल। The traditional rehabilitation model is based on the medical model and the belief that disability is a challenge which can be overcome with adequate effort on the part of the person. अब यहाँ पर कहा गया कि ट्रेडिशनल रिहैबिलिटेशन मॉडल इस कंसेप्ट पर, किस चीज़ पर, मेडिकल मॉडल पर बेस्ड था, और कहा ये ऐसा मानता था कि डिसेबिलिटी जो है ना वो एक चैलेंज है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, एक ऐसी चुनौती है जिससे आगे, जिसको पार किया जा सकता है अगर वो पर्सन मतलब विद एडिक्वेट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, अगर हम इतने एफर्ट्स लगा लें तो हम इस चुनौती या ये जो समस्या है इसको क्रॉस किया जा सकता है और एक नॉर्मल हो सकता है, फंक्शनिंग स्टार्ट हो सकती है। PWDs आर ऑफन परसीव्ड एज हैविंग फेल्ड इफ़ दे डू नॉट ओवरकम द डिसेबिलिटी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये समझा जाता था कि वो असफल हुए अगर वो ओवरकम नहीं कर पाते थे डिसेबिलिटी को। लाइक द मेडिकल मॉडल, द रिहैबिलिटेशन मॉडल परसीव्स केयर एंड सपोर्ट आर डिटरमाइंड बाय प्रोफेशनल। तो ये मेडिकल मॉडल पर तो बेस्ड है ये रिहैबिलिटेशन मॉडल, इस वजह से ये भी इस चीज़ के फेवर में था कि इनको केयर और सपोर्ट जो है ना वो प्रोफेशनल की मदद से ही मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल मॉडल। सोशल मॉडल की अगर बात करें, द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज़ डिसेबिलिटी एज सोशली कंस्ट्रक्टेड। इन्होंने कहा कि ये सामाजिक तौर पर निर्माण की गई चीज़ें हैं जो डिसेबिलिटी है, एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटीज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट पर्सनस हु रिक्वायर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन इन देयर एनवायरनमेंट टू लिव फुल प्रोडक्टिव लाइफ्स। तो यह बताया गया है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस लैक ऑफ अवेयरनेस, सोसाइटी की जो लैक ऑफ अवेयरनेस है या कंसर्न है इन लोगों की तरफ अबाउट पर्सनस हु रिक्वायर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन इन देयर एनवायरनमेंट टू लिव फुल प्रोडक्टिव लाइफ्स। तो यही चीज़ बताई गई है कि ये एक समाज द्वारा बनाई गई है, जिन लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जिन लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो भी एक अपनी जीवन को एक शेप दे सके, प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, उसके लिए जो एनवायरनमेंट में सपोर्ट चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हुई है। सोसाइटी ने उनको मदद नहीं किया है, जागरूक कम है और ना ही उनका ख्याल करते हैं। तो इस वजह से जो डिसेबिलिटी है वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है। और आगे कहा द मॉडल रेफर्ड टू बाय सम एज The model referred by some as the barrier model views the medical diagnosis, illness or injury as having no part in disability. अब इन्होंने क्या किया है, जो मेडिकल मॉडल था ना उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो बैरियर मॉडल समझा है, कहा है कि जो मेडिकल डायग्नोज मतलब मेडिकली जो डायग्नोज किया जाता है या जो इलनेस को या इंजरी को ट्रीट किया जाता है या जो इलनेस और इंजरी की वजह से डिसेबिलिटी होती है, इस चीज़ का डिसेबिलिटी में कोई रोल नहीं है। The social model of disability in the example presented above in the context of the student using wheelchair in a building with no ramps would see the steps or the environmental factors as a barrier disabling the student. तो यही चीज़ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था इस बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल वही आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो यही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिया था कि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई डिसेबल्ड नहीं है वो भी हो सकता है किसी सिचुएशन में, उसको भी हम डिसेबल्ड कह सकते हैं। और अगर एक डिसेबल्ड है और वो फंक्शन कर पा रहा था, मान लीजिए मैंने बताया था एग्जांपल जो दिया था कि जैसे प्रीवियस स्कूल में वो व्हीलचेयर के जरिए रैंप पर जा रहा था, लेकिन जब न्यू स्कूल में गया, कहीं और गया, वहाँ पर रैंप नहीं है, ना ही लिफ्ट है, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ वो चढ़ नहीं सकता। तो वो एक इस फंक्शन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो डिसेबल्ड हुआ है। तो यही सोशल मॉडल मानता है कि ये चीज़ जो है मतलब डिसेबिलिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन अगर हो तो डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ है, ऐसे विचार है सोशल मॉडल के। इसी तरीके से कुछ और मॉडल्स दिए हुए हैं, ह्यूमन राइट मॉडल और बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल। तो ये ना आप 4 तो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, एक और देख लेना, क्योंकि इस वाले ये जो क्वेश्चन है ना मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें आपका लिखना आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 5 से 6 भी कर लोगे ना तो वो बहुत है। बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल देख सकते हो। बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल कहता है कि डिसेबिलिटी सिचुएट्स डिसेबिलिटी एज
rooted in an amalgamation of factors at the physical, emotional, environmental levels। तो ये सारे इन सभी फैक्टर्स का मिश्रण है, फिजिकल जो भौतिक या संवेगात्मक रूप से, या जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इन लेवल पर, जो ये इन सब का मिश्रण है, बायोसाइको सोशल मॉडल ये कहता है, इस वजह से डिसेबिलिटी है। तो यही चीज़ें हैं, और इसके साथ ही आप और देख सकते हो डिसेबिलिटी एज अ मल्टीपल आइडेंटिटी अफर्मेशन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैंने कहा कि 5 मॉडल या 6 मॉडल आप कर सकते हो, 4 मैंने करा दिए हैं, बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल कर लेना या फिर डिसेबिलिटी एज अ मल्टीपल आइडेंटिटी कर लेना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कहा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फटाफट से ये वाला भी देख लेते हैं। मैं ये वाली यूनिट करा दूँगी, इसके बाद वीडियो शायद नहीं आएगी, और अच्छे से पढ़ाई कर लेना और सभी बच्चे अच्छे से पास हो जाना, ठीक है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन, क्लासरूम इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग अमंग पीपल इन द कम्युनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड। तो कहा क्या कि क्लासरूम जो है ना क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मतलब कि एक क्लासरूम के अंदर, अब आप लोगों को ये तो पता ही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, सब लोग फिजिकल अपीयरेंस में, सब लोग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में, सोच विचार में, हर चीज़ में लाइक डिसलाइक सबकी अलग होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि डिसेबल्ड और जो आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो चीज़ भी। तो यहाँ पर बताया गया है कि डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती ही है एक क्लासरूम में, जिससे कम्युनिटी रिफ्लेक्ट होती है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एडमिटेड टू एलिमेंट्री क्लासरूम हैज़ रीइंफोर्स्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग स्कूल्स मोर इंक्लूसिव। तो जब लर्नर्स की जो तादाद, इंक्रीज नंबर ऑफ लर्नर्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, विभिन्न जो पृष्ठभूमि के बालक होते हैं, ठीक है, अलग अलग वातावरण से आते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं एलिमेंट्री क्लासरूम में, तो मेन चीज़ आ जाती है कि स्कूल्स को इंक्लूसिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सबकी नीड्स को, सबके इंटरेस्ट को कैटर किया जा सके विद इन द सेम क्लासरूम, विद इन द सेम स्कूल। With a relatively much higher variation in the talents and social, cultural, economic and political backgrounds of the learner, a teacher is expected to transfer the understanding and position about diversity into the classroom processes, identify and recognize the thread of diversity among learners in order to address the corresponding issues and challenges with respect to curriculum design, teaching learning practices and processes and learning materials, so that subsequently room in India is confronted with an immense लाइन मैंने गलत पढ़ दी है, सो डेट सब्सिक्वेंटली द डिफरेंट लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर मेट। ठीक है, तो यहाँ पर ना इतना लंबा सेंटेंस दिया हुआ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात बता देती हूँ। कहा है कि ये जो हायर वेरिएशन, मतलब टैलेंट्स में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है ना, कि इतने टैलेंटेड बच्चे हो गए आजकल, बिल्कुल चाइल्ड साइंटिस्ट हो गए हैं तो वही चीज़ कही है कि हायर वेरिएशन जो टैलेंट में है कि कोई ज़्यादा मीडियोकर भी है बच्चे, एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, और टैलेंटेड भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा भी है, हाईली इंटेलेक्चुअल, अबव एवरेज भी है। तो टैलेंट में जो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जो हमें भेद देखने को मिलता है या विभिन्नता देखने को मिलती है, या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड बच्चों का अलग अलग देखने को मिलता है, तो एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि टीचर जो है ना अपनी टू ट्रांसफ़र द अंडरस्टैंडिंग एंड पोजिशन अबाउट डाइवर्सिटी, कि टीचर जो है ना डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न जो ये पृष्ठभूमि के बच्चे हैं या अलग है हर बच्चा एक दूसरे से, तो उनके नीड्स को उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है या लर्निंग मटेरियल है उस तरीके से प्रोवाइड करे कि हर बच्चे की नीड जो है ना वो पूरी हो सके, नीड उनकी सेटिस्फाई हो सके, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए उनको। प्रिसाइजली द एलिमेंट्री क्लास room in India is confronted with an immense challenge of weaving in diversity constructively into classroom processes to democratize these processes and practices, all geared to larger goal of social justice। तो यही बात कही गई है कि एलिमेंट्री क्लासरूम में ये एक चैलेंज है कि डाइवर्सिटी को एक ही धागे में पिरो कर रखा जाए, मतलब सबको साथ में रखा जाए, एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट हो, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो, जिसमें क्या हो, जिसकी वजह से अगर ये चीज़ लगेगी, सब साथ में पढ़ेंगे, सब बच्चों की नीड को, इंटरेस्ट को ध्यान में दिया जाएगा, तो सोशल जस्टिस के गोल को हम अचीव कर लेंगे, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस के गोल को हम अचीव कर लेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। यही चीज़ कही है। इंक्लूजन इज़ एन अनरिलेंटिंग प्रोसेस ऑफ
ऑगमेंटिंग लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। अब बताया गया है इंक्लूजन के बारे में। इंक्लूजन का मतलब यही है कि जिसके ज़रिए बच्चों की जो लर्निंग है वो इंक्रीज़ हो सके, उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ सके, बच्चों की लर्निंग तो बढ़े ही, बच्चों का अधिगम तो बढ़े ही, साथ में उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, चाहे उनमें कोई भी भेद है फिर भी उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, उनकी लर्निंग भी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है इंक्लूजन हमारा। It is an ideal to which school can aspire but which is seldom fully reached, but as soon as the process of increasing participation of all diverse learners starts, the school is in the path of moving towards inclusion। तो यही चीज़ कही गई है कि ये एक स्कूल है जिस मतलब एक आइडियल कंडीशन है, कह सकते हो, एक आदर्श स्थिति है जिसमें हर स्कूल को कोशिश करनी चाहिए इसको पाने की कि सभी बच्चों का मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लासरूम में, उन सब की नीड्स को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, साथ में उनकी लर्निंग भी बहुत ही अच्छे लेवल की हो। तो यही चीज़ बताई गई है और कहा गया है कि जैसे जैसे बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा तो डाइवर्स लर्नर्स जो होंगे स्कूल में वो इंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? एक्टिवली इंगेजिंग इन लर्निंग। मैंने यही कहा एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो यही पार्टिसिपेटिंग है विद अदर्स वाइल शेयरिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इंगेजिंग इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो बताया गया है कि इसमें क्या क्या कि अपनी जो लर्निंग है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, मतलब कि ग्रुप लर्निंग हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, तो ये सारी चीज़ें शामिल हो। इंक्लूजन स्टार्ट्स व्हेन एक्सक्लूजनरी प्रेशर्स आर रिमूव्ड। तो इंक्लूजन कब शुरू होगा? इंक्लूजन जब शुरू होगा जब जो एक्सक्लूजनरी प्रेशर जो होगा वो हट जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स इज़ रिस्पेक्टेड। बच्चों के बीच में अगर डिफरेंस है, अगर कोई बच्चा थोड़ा स्लो पेस से पढ़ता है, धीरे पढ़ता है, धीरे उसको याद होता है, थोड़ा वक्त ज़्यादा लेता है, लेकिन एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि जितने भी स्लो लर्नर्स होते हैं ना, जो बहुत धीरे मंद गति से पढ़ते हैं, वो बच्चे चाहे समय ज़्यादा लेकिन जब उनकी लर्निंग होती है ना तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब दिमाग में छप जाता है, इस तरीके का होता है। तो यही चीज़ है कि एक टीचर को मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सबको आदर देना चाहिए, ना कि ये कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा धीरे पढ़ रहा है, उसने या फिर धीरे पढ़ रहा है या सीख रहा है या धीरे उसको याद हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, या फिर एक क्वेश्चन को टीचर से 2 या 3 बार पूछ लिया तो टीचर को ना गुस्सा हो करके उसको 2-4 थप्पड़ नहीं जड़ने, या फिर उसको जलील नहीं कर रहा है या उसको उल्टी सीधी गुस्सा नहीं करना सारी क्लास के सामने। उससे क्या होता है, बच्चों का सेल्फ कंसेप्ट डैमेज हो जाता है। आगे चल करके वो बच्चा जो है ना इतना दब के रहेगा कि वो अपनी जो भी डाउट्स है ना वो अपने मन में रखना शुरू कर देगा, और वहीं से लर्निंग गैप जो है ना वो वाइडन होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप सब भी टीचर्स होंगे, अगर नहीं है तो फ्यूचर टीचर ज़रूर बनोगे, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कभी भी अगर बच्चे, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, हर वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगी, कोशिश करूंगी रिप्लाई करूं, अगर रिप्लाई नहीं करूंगी तो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। तो ये चीज़ आप मेरी भी मतलब कहते हैं ना कि हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर अपनाइएगा। अगर कोई बच्चा आपसे 2 बार क्या 3 बार भी पूछे ना तब भी हंस करके या खुश होकर के बताइएगा, क्योंकि बच्चा जो है आगे बढ़कर एटलीस्ट आपसे अपने डाउट्स तो क्लियर कर रहा है ना। गुस्सा नहीं होना है, शांत रहना है, बच्चों को प्यार देना है, हेटर मतलब किसी के लिए भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। प्रेशर्स रिमूव हो, जितने भी बच्चों के बीच में अंतर है उनको रिस्पेक्ट किया जाए, एंड ईच वन इन द क्लास फील्स रिकग्नाइज्ड। सारे बच्चे ये समझे कि हाँ हमें अपनाया जा रहा है क्लासरूम में, उनके अंदर एक रिकग्निशन की भावना आए और उनको वैल्यू किया जा रहा है, उनको भी मूल्य दिया जा रहा है, इस तरीके की भावना उनके अंदर आए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजेंडा ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे RTE एक्ट 2009 कहते हैं, और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो यही कहा गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है ना वो और ज़्यादा बढ़ी RTE 2009 के बाद, और जो PWD एक्ट 2016 है उसके बाद। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूजन एज फिलोसफी।
इंक्लूजन एज फिलोसफी भी देख लेते हैं। कहा कि इंक्लूजन इज़ अ फिलोसफी, इट इज़ अ माइंड सेट। एक ये हमारी विचारधारा है, एक माइंड सेट है, अ कन्विक्शन दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू इन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिव विद इक्वल डिग्निटी। तो इंक्लूजन एज फिलोसफी दर्शन शास्त्र के रूप में जो इंक्लूजन के अगर कंसेप्ट को समझे तो कहा गया है कि ये एक ऐसा माइंड सेट है, एक विचारधारा है जिसमें हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को पूरा पूरा हक है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसको समान रूप से अवसर मिले और वो अपनी जीवन को पूरी डिग्निटी के साथ जी सके, सर उठा के जी सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम अदर्स इन एनी ग्रुप दे बिलोंग टू। चाहे वो कितना भी अलग हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गे हो, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, कोई भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए और हर एक को सर उठाकर जीने की इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिले सबको। तो ये है इंक्लूजन एज फिलोसफी। और द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन गोज बियॉन्ड फिजिकल इंक्लूजन एंड इनकॉर्पोरेट्स अ सिस्टम ऑफ बेसिक वैल्यूज़। ये कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में हम जो इंक्लूजन देखते हैं क्लासरूम में, इससे भी बियॉन्ड हमें जाना चाहिए। बेसिक वैल्यूज़ और बिलीव्स जो है ना इस सिस्टम को लेकर के, वो सब के अंदर होने चाहिए। डेट प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ एवरी मेंबर इन एन ग्रुप, जिससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए। हैंस यू कैन मेक इंक्लूसिव एजुकेशन अ रियलिटी इन योर क्लास ओनली व्हेन यू हैव द कन्विक्शन एंड बिलीफ इन इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो ये इंक्लूजन एज फिलोसफी हो गया। इंक्लूसिव प्रैक्टिस भी देख सकते हो। इंक्लूसिव प्रैक्टिस में कहा है इंक्लूसिव एजुकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन देयर नेबरहुड schools in age appropriate regular classes. In this situation, they are supported to learn, contribute, participate in all aspects of the life of the school. All students mean every child irrespective of abilities, disabilities, socio-economic background. I don't think ये वाला टॉपिक ना इतना ज़्यादा मुश्किल है। इसको आप एक बार भी रीड कर लोगे ना, आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर इंक्लूज़न के बारे में ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप पढ़ोगे ना तो ये हेल्प करेंगे। और ना क्वेश्चन को ना पॉइंट फॉर्म में लिख के आना इसी तरीके से, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी मार्किंग जो है वो अच्छी होती है, मतलब कि अच्छे नंबर मिलते हैं। एक पैराग्राफ में लिख करके दे दो और एक पॉइंट्स में लिख करके दे दो, तो पॉइंट्स वाला ज़्यादा पसंद करते हैं टीचर्स, ठीक है। तो इसी के साथ ना ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और एक वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ना उसके ऊपर और बना दूँगी। बाकी का मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद कर लो प्लीज़, एंड आई एम सॉरी मैं और वीडियोज़ नहीं डाल पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है। कैपेबिलिटी तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं है अभी, तो कर लेना मैनेज। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट।